धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसान की ज़रूरत है। धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसान की ज़रूरत है, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पाँव तले दुबे ना जमे। कितनों इतने ऊंचे भी नहीं कि पाँव तले दुबे ना जमे। कोई कांटा ना चुभे, कोई कली ना खिले, ना बसंत हो ना पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधर, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई मत हमें देना, गैरों को गले लगा ना सको इतनी रुखाई मत हमें देना। तो चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसी कविता के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से हम पढ़ें उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट, देखो, जापान की एक प्रसिद्ध कहावत है, किसी को एक मछली देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। तो अभी तक जो मैंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस किया, एक तरह से उसका निचोड़ मैं आप सभी को देने वाला हूं आज। तो आप सभी आज इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि आने वाले एक महीने तक मैं रेगुलर बेसिस पे दैनिक जागरण का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी जब कभी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उस दिन कर दूंगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाऊंगा। उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि 4 अक्टूबर को जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ 11 अक्टूबर को जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो इन दोनों के लिए काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया और इनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे समय नहीं मिलेगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करने का। तो इसलिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से दैनिक जागरण को आप डेली किस तरह से पढ़ पाएंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज का क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। राज्यों के लिए अलग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन संस्था जारी करती है उसका डिस्कशन मैं लास्ट में कर दूंगा, लेकिन आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। देखो, एक तो जानकारी आपको ये होना चाहिए कि भारत विश्व में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन पे आ गया। जानकारी भर होना चाहिए, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, ये न्यूज़ जो है ये पूरी तरह का पॉलिटिकल न्यूज़ है। कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो यह और दूसरा यह। दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्यों यह सहायक हो सकता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस न्यूज़ को लेते हैं। पाक ने माना सलाहुद्दीन को आईएसआई का अफसर। पाकिस्तान ने कहा है कि यह व्यक्ति जो भारत में कई सारे आतंकवादी हमला करवा चुका है, यह उसके आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसका एक ऑफिसर है। इस तरह से एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है FATF की मीटिंग में। FATF क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ देखो, न्यूज़ जो पढ़ा जाता है नॉर्मली बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ को बिल्कुल न्यूज़ की तरफ पढ़ दो, ऐसा नहीं है। न्यूज़ को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है जो आपके एग्जाम में काम दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि FATF की मीटिंग होने वाली है। कब? तो अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है, और उसी मीटिंग को लेकर के जो है पाकिस्तान अपनी तरह से तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को डर है कि हो सकता है उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। इसलिए अपने यहाँ कुछ आतंकवादियों की, लगभग 80 से अधिक आतंकवादियों की एक सूची कुछ समय पहले उन्होंने प्रकाशित किया था। और साथ ही साथ ये जो भारत दावा करता है कि ये व्यक्ति, ये सलाहुद्दीन भारत में कई सारे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ और भारत के पास इसका प्रूफ भी है। तो इस व्यक्ति को पाकिस्तान ने कहा है कि ये उनकी खुफिया एजेंसी का एक ऑफिसर है। अब सवाल ये होता है कि भारत इनके खिलाफ अगर FATF की मीटिंग में अगर प्रूफ दे देता, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में अगर इनके खिलाफ प्रूफ दे देता है कि इन्होंने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को चालू किया है या बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में ये शामिल रहा,
तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एक तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। गठन कब हुआ? 1989 में। G7 देशों के द्वारा पेरिस में आयोजित बैठक में इसका गठन हुआ। जब इसका गठन हुआ तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से रोका जाए। क्लियर है? मात्र मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसका गठन हुआ था, लेकिन 2001 में इसका विस्तार करते हुए इसमें आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना भी शामिल किया गया। अब आप क्वेश्चन करोगे कि 2001 में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, राइट। वर्तमान में इसमें 39 सदस्य हैं, जिसमें 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। क्षेत्रीय संस्थाएं कौन सी हैं? एक यूरोपीय कमीशन है और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो 37 देश है, 2 क्षेत्रीय संस्था है, एक यूरोपीय यूनियन, एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसका पर्यवेक्षक है और सऊदी अरब जो इसका पर्यवेक्षक था 2019 में इसका सदस्य बन गया। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ ये 2 तरह की सूची जारी करती हैं। एक तो ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान वर्तमान में ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो FATF की ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि जिस देश पे संदेह होता है कि वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है जिससे आतंकवादी संगठन की फंडिंग ना हो, और उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यानी इन देशों पे डाउट होता है कि ये आतंकवादियों को फंडिंग देने का काम करते हैं। और ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश ये साबित हो जाए या FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आतंकवादी फंडिंग हो रही है, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन देशों को फंडिंग देना बंद कर देती है, पैसे देना बंद कर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ये ऋण नहीं ले सकते हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पैसा देती है इन देशों को, पाकिस्तान को मान लो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है, तो वर्ल्ड बैंक मान लो अगर 100 मिलियन डॉलर का अगर ऋण दे रही है, तो एक एक हिसाब लेगी वर्ल्ड बैंक कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया। ब्लैक लिस्ट में शामिल होगी तो ऋण ही नहीं देगा। तो बेसिक जानकारी है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी, रसातल में जा सकती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। एक धर्मगुरु जिसने तय की थी संसद की सीमाएं, केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973। देखो ये केशवानंद भारती हैं, केरल के एक शैव मठ के प्रमुख हैं ये। इनकी कल मृत्यु हो गई थी। और अगर आप नॉर्मली किसी भी UPSC एस्पायरेंट से पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे या किसी टीचर से पूछोगे कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट कौन था, तो 80 से 90% लोग आपको बोलेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद पे एक विकास दिवकीर्ति सर जो दृष्टि के फाउंडर हैं, उन्होंने एक वीडियो लेक्चर लिया था, लगभग 2.5 से 3 घंटे का था। तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख लेना एक बार, चूँकि 2.5 से 3 घंटे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आखिर हुआ क्या था? देखो, हमने जो है अपने देश का जो प्रारूप तय किया है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता है, और संसद की सर्वोच्चता को बढ़ाने के लिए या कायम करने के लिए पहली संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूचित को, 9th शेड्यूल को भारत के संविधान में जोड़ा गया। पहली संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब क्या होता था कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी विषय को रख दिया जाता था
और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय को रखने का मतलब है कि उस विषय पे जो भी कानून संसद बनाएगी उसकी समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता था। राइट, न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती थी जिस विषय पे संसद कानून बना रही है, जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन ये जो केस है 1973 में, ये जो केस हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। देखो यहां पे होगा, ओके, संविधान के आधारभूत संरचना या मूल ढांचा का सिद्धांत इन्होंने दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, देखो ये सबसे बड़ी पीठ थी, 13 जजों की पीठ। आपने सुना भी नहीं होगा कि 13 जजों की पीठ होती है नॉर्मली। यह 13 जजों की पीठ थी और 13 जजों में 7-6 से निर्णय हुआ। 6 जज विपक्ष में थे और 7 जज पक्ष में थे, तब जाकर के यह निर्णय हुआ। तो बेसिक, इसका मतलब क्या होता है? मूल ढांचा का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संसद आप कानून बना सकते हैं, लेकिन वो कानून अगर संविधान की सर्वोच्चता को उल्लंघन करता हो, कानून के शासन का उल्लंघन करता हो, संघवाद का उल्लंघन करता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता हो, शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता हो, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लंघन करता हो, संसदीय प्रणाली का उल्लंघन करता हो, राष्ट्रपति के पद का उल्लंघन करता हो, संसद के संशोधन करने की शक्ति का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कंडीशन में उसकी हम समीक्षा करेंगे, ये न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पे कहा। और इसके बाद न्यायपालिका 9th शेड्यूल की भी समीक्षा कर सकती है। तो मैं इनिशियली आपको बता रहा था कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं ब्रिटेन ओरिएंटेड रहा है। हमारी जो संसद प्रणाली है वो ब्रिटेन पे अधिक प्रभावी रहा। हमारे देश में जो है ब्रिटेन का एक तरह से अधिक प्रभाव रहा है। संसद जो है, ब्रिटेन में क्या है कि संसद की सर्वोच्चता है, भारत में क्या है, अमेरिका में क्या है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारत में ना तो न्यायपालिका की स्वतंत्र सर्वोच्चता है और ना ही संसद की सर्वोच्चता है। बावजूद इसके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अघोषित रूप से शुरुआत किया गया था, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जाकर के अपने बुक में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद या मूल ढांचा के सिद्धांत को पढ़ लेना। ऑलरेडी एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ, अच्छे से उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तरह से, तो यह न्यूज़ कुछ भी नहीं है, यह न्यूज़ कुछ भी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप गौर से इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा न्यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जजमेंट यही जजमेंट था, राइट, और जो देश की दशा और दिशा को वर्तमान तक तय कर रही है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेशनल कैपिटल पे न्यूज़ कुछ खास नहीं होता नॉर्मली। दिल्ली के जो राज्य है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र का न्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। कोरोना को हराना है, यह न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो संस्था है यहाँ पे, जो भारत में दवा की स्वीकृति करती है, एक संस्था है यहाँ पे, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये संस्था देखो, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ये संस्था औषधि कौन कौन यूज होना चाहिए उसके मानक तय करने का काम करती हैं। इस संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कोरोना के समय में ये सारी संस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं, तो निश्चित तौर पे जाकर के नेट पे सर्च कर लेना, राष्ट्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए इस संगठन के बारे में।
और हमने भी कई बार डिस्कस किया। राजनाथ ने भारत ईरान रिश्ते में बढ़ाई गर्माहट। देखो, इस तरह का अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे आप ईरान के साथ ईरान और इंडिया का संबंध पढ़ते हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक जो आपका कॉपी होगा, कॉपी का एक चैप्टर बनाओ इंडिया ईरान संबंध, और जब भी पेपर में उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस है उसको डाल दो, वहाँ पे लिख लो उसको। इसी तरह से पढ़ा जाता है। पेपर में जब भी चर्चा हो, उसका जो कोई भी प्रोग्रेस हुआ हो, वहाँ पे आप अपने कॉपी में नोट कर लो। साथ ही साथ ईरान और इंडिया के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, कहाँ दोनों देश एक दूसरे के विरोध में है, कहाँ नकारात्मक पक्ष हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब कुछ। मतलब देखो, 5 से 10 जो है पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए आपके, 5 से 10 नेगेटिव पॉइंट आपको पता होना चाहिए भारत और ईरान संबंधों को लेकर के। और ख़ास करके अगर ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मॉस्को गए हुए थे, रशिया गए हुए थे एससीओ की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने देश हैं, भारत इसमें कब शामिल हुआ है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ इस न्यूज़ से, ये जो ईरान गए हैं, यहाँ से आपको 2-3 बातें की जानकारी होना चाहिए। पहली बात कि ईरान न्यूक्लियर डील क्या है। ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, जब आप उसको पढ़ोगे तो वहीं पे एक P5+1 देश कहा जाता है जिन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन किया था। P5 मतलब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट देश और प्लस एक जर्मनी, इन्होंने मिलकर ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया था। डिटेल से हम नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कई बार ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। दूसरा, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ईरान और अमेरिका का क्या संबंध है। तीसरा, कि भारत और ईरान का क्या संबंध है। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, राइट। निश्चित तौर पे उसके बाद भारत और ईरान के संबंध में बिगड़े हैं। ईरान जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे ईरान भारत के विपक्ष में बोला 1-2 बार, और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा था कि चाबहार के जल्द ही भारत को बाहर कर सकता है ईरान। साथ ही साथ चीन काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है, तो इसको लेकर के भारत चिंतित था, और इसी संदर्भ में भारत के रक्षा मंत्री की वहाँ पे विजिट हुई है। तो आपको नोट बनाना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और वर्तमान में क्या प्रोग्रेस है उसको आप उस नोट में असेंबल जाकर कर लें। सॉरी, असेंबल में बोल रहा हूँ, उसमें जाकर के उसको समाहित कर लें, लिख लें। नया कोई भी प्रोग्रेस है उसको उस नोट में लिख लें। इसी तरह से यहाँ पे देखो, चीन के साथ डेली न्यूज़ में आएगा। डेली पढ़ना आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, इतिहास क्या है भारत चीन संबंध का, भारत चीन संबंध कहाँ कहाँ सकारात्मक पॉइंट है, कहाँ कहाँ नकारात्मक पॉइंट है। चीन को मिलिट्री रूप में इनकाउंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीन को मैन्युफैक्चरिंग तौर पे इनकाउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का एक सेपरेट आप नोट बना लो, और जब भी पेपर में कुछ चर्चा होगा उसको अपने नोट में मेंशन कर लेना, उसको नोट में लिख लेना। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी न्यूज़ पेपर, राइट। देखो, हमने 2 दिन पहले इस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि नागा समझौता क्या है, और हमने बोला था कि एक जो इम्पोर्टेंट पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM कहा जाता था। तो IM जो मुइबा के पार्टी है, मुइबा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुइबा है, ये सेपरेटिस्ट की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए, नागा समझौता क्या है। इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विवाद है नागा विवाद, सबसे लंबे समय तक चलने वाला विवाद है, और मैं एक तरह से कहूँ कि विश्व के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला विवाद नागा विवाद है। तो यह भी गलत नहीं होगा एक तरह से, राइट।
तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। शुरुआत कब से होता है, हमने बताया था आपको कि प्लासी की लड़ाई से, बक्सर की लड़ाई से ही इसकी शुरुआत होती है। जाकर के एक बार पढ़ लेना। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ है कि अगर मुइबा नहीं भी होगा तो भी नागा समझौता हो सकता है। तो ये न्यूज़ देखो, ये न्यूज़ तभी आपको समझ में आएगा जब नागा समझौता क्या है, नागा डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगा, तभी जाकर के ये न्यूज़ आप समझ पाओगे। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस नहीं करने लेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि नागा समझौता क्या होता है। देखो, जिला अदालतों में खाली 5,453 पद, आधे से अधिक ज़्यादा 5 राज्यों में। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक डाटा है। जब न्यायपालिका के बारे में आपको कुछ सुझाव देना होगा या रिकमेंडेशन देना होगा तो आप एक डाटा दिया हुआ देखो यहाँ पे। ओके, 1987 में विधि आयोग ने कहा है कि 10 लाख की आबादी पे 50 जजों की ज़रूरत बताई थी, जबकि वर्तमान में 10 लाख की आबादी पे 20 जज हैं। तो विधि आयोग का कहना था कि 10 लाख की आबादी पे 50 जज कम से कम होने चाहिए, और वर्तमान में जज कितने हैं, तो 20 जज हैं। अगर इतने कम जज होंगे तो निश्चित तौर पे न्याय प्रक्रिया लेट लतीफ़ी होगी। इसको दूर करने की आवश्यकता है। तो न्यायिक सुधार जहाँ भी आपको लिखना होगा, आप लिख सकते हैं कि जजों की कमी है देश में, निश्चित तौर पे जजों की कमी है। लेकिन अगर उसी को आप मेंशन कर देंगे कि 1987 में विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पे कम से कम 50 जज होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 20 जज हैं, तो काफ़ी एम्पैथिक हो जाएगा। पढ़ने वाले जो टीचर है या जो आपके कॉपी जांच करेंगे वो काफ़ी इंप्रेस होंगे आपसे। तो इस तरह का कोटेशन बाय कोट एंड कोट आप लिखें, इसको अपने कॉपी में जाकर के मेंशन कर लें, कोट एंड कोट विधि आयोग का ये रिकमेंडेशन था, और उसको एग्जाम में निश्चित तौर पे मेंशन करें, मेंस के एग्जाम में मेंशन करें। यहाँ पे मुद्दा दिया हुआ ड्रेनेज का मुद्दा, प्रत्येक मंडे को कुछ ना कुछ मुद्दा दिया है, पढ़ सकते हैं। कृषि को देखो, ये जो है एडिटोरियल है कांग्रेस को लेकर के है, हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है कृषि को लेकर के, कृषि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि कृषि पे एक स्पेशल जो है नोट बनाएं। जैसे मान लो आप एक जगह एक कॉपी ले लो जिसमें कृषि आप हेडलाइन लिख दो, उसके बाद 2 से 3 पेज या 4 पेज तक आप छोड़ सकते हैं, और उसके बाद जब भी पेपर में आएगा उसके बारे में निश्चित तौर पे लिख लें। जैसे यहाँ पे आज 2 बातों की चर्चा किया गया। दो बातों की चर्चा किया, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले देखो आप नोट को कैसे असेंबल करोगे, कैसे याद करोगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम को आप लिख सकते हैं कॉपी पे। प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम कब आया था, अशोक दलवई समिति के सिफारिश पे 2016 के आसपास आया था। इस रिकमेंडेशन में 7 ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाया गया जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे 2022 में किसानों की आय को दोगुनी की जाएगी। राइट, 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार ये 7 स्टेप उठाएगी, और जितना भी वर्तमान में रिफॉर्म्स हो रहा है वो रिफॉर्म्स इसी 7 स्टेप के तहत आता है। कैसे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला स्टेप है कि प्रति बूंद अधिक उपज के लिए सिंचाई पे ध्यान देना है, यानी हम सिंचाई पे किस तरह से ध्यान दें, प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना, राइट, याद रख लेना। दूसरा क्या है कि हर खेत की मृदा स्वास्थ्य के आधार पे श्रेष्ठ बीज और पोषकता पे जोर। मृदा स्वास्थ्य कैसे इंप्रूव हो, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आपको याद होगा। पोषकता पे हम कैसे जोर दे सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठ बीज का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, देखो श्रेष्ठ बीज के लिए भी बहुत सारी योजना है, पोषकता पे जोर के लिए भी बहुत सारी योजना है, और स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी योजना है। तो उन योजनाओं को इसी सेक्शन में समाहित करने का कोशिश करें।
साथ ही साथ ग्रामीण भंडारण और एकीकृत शीत भंडारण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है यह, और इसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के स्थापना की चर्चा की गई। यह फंड, यह कोष 1 लाख करोड़ का होगा, जिसका मूल मकसद होगा कि ग्रामीण भंडारण को किस तरह से बढ़ाएं, भंडारण कोल्ड स्टोरेज को हम किस तरह से बढ़ाएं, शीत भंडारण को किस तरह से हम बढ़ाएं। क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक डाटा भी दिया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि गेहूं की खरीदारी कर मध्य प्रदेश देश के पहले स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन इस खरीद के अनुपात में गेहूं भंडारण सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई है। यह कारण है कि मध्य प्रदेश के लाखों टन अनाज खुले में पड़े रहने के कारण खबरें आती रहती हैं। यानी हम एमएसपी की अनाउंस सरकार कर देती है, एमएसपी के बाद किसान जो है सामान बेच देते हैं, किसान अपने फसल को, गेहूं को बेच देते हैं, लेकिन इस गेहूं के भंडारण की क्षमता सरकार के पास नहीं है। तो होगा क्या, ये बाहर में खुले में पड़ा रहेगा। एफसीआई के गोदाम में देखते होगे नॉर्मली खुला में पड़ा हुआ है, खुला में पड़ा हुआ तो सड़ जाएगा। तो इसकी किसानों की प्रोडक्टिविटी भी समाप्त हो रही है, फसल भी सड़ रहे हैं। लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष देश में सड़ जाता है, क्योंकि हम अपने देश में भंडारण क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं। तो उसी को लेकर के चर्चा है कि निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है कि सरकार 1 लाख करोड़ का फंड सरकार दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना, फूड प्रोसेसिंग को किस तरह से हम बढ़ाएं। जैसे मान लो किसान जो है टमाटर उगाते हैं, आलू उगाते हैं या अन्य चीज़ें उगाते हैं। आलू से किस तरह से हम चिप्स बनाएं, टमाटर से किस तरह से हम जैम बनाएं, टमाटर से किस तरह से सॉस बनाएं, और जहां किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं उसी के आसपास हम बनाएं, इसके लिए सरकार काम कर रही है। यानी अगर आलू के चिप्स में अगर कुछ शेयर किसानों को जाएगा तो किसान की आय बढ़ेगी। जैम जो मार्केट में आप काफ़ी कॉस्टली खरीदते हैं, उसमें अगर कुछ शेयर किसानों को जाएगी तो किसानों की आय बढ़ेगी। इसी को लेकर के खाद्य प्रसंस्करण पे सरकार काम कर रही है, फूड प्रोसेसिंग पे सरकार काम कर रही है। और एक प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना एक योजना है जिसको आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। कई स्टेट में मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। मेगा फूड पार्क बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम होगा, राइट। तो इस आधार पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है कभी आपको एडिटोरियल मिल जाए मेगा फूड पार्क पे, तो उसको आप यहाँ से जोड़ लेना। आज का एडिटोरियल आपको है भंडारण क्षमता पे, तो उसको आप 3rd नंबर के पॉइंट से जोड़ सकते हैं। ओके, 5th नंबर का पॉइंट, कृषि बाजार योजना की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की स्थापना, किस तरह से किसान जो सामान बना रहे हैं या किसान जो उपज कर रहे हैं उसको किस तरह से हम बेच सकते हैं, उसको लेकर भी आज चर्चा किया गया। जैसे ई नैम हो गया। जैसे यहाँ पे एक और पार्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं कि बिहार के दानापुर से लेकर के महाराष्ट्र के नागपुर तक पहली जो है किसान ट्रेन चली है, जो पूर्णतः एसी ट्रेन थी, जहाँ पे नागपुर के सामान को बिहार पहुँचाया गया और बिहार के सामान को महाराष्ट्र पहुँचाया गया, राइट। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा किस तरह से दें, अगर फसल हो गया, फसल नष्ट हो गया तो उसके लिए बीमा किस तरह से प्रोवाइड किया जा सके। और उसके बाद अन्य है कि सहायक गतिविधि, जैसे मुर्गा पालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, मधुमक्खी पालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, डेयरी पालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, मत्स्य पालन के लिए किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। हर एक में बहुत सारी योजना, मत्स्य पालन के लिए अलग से योजना मिल जाएगा, डेयरी पालन के लिए आपको अलग से योजना मिल जाएगा, मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से योजना मिल जाएगा, मुर्गी पालन के लिए आपको अलग से योजना मिल जाएगा। तो इन योजनाओं को आप यहाँ पे समाहित कर सकते हैं, या कभी भी पेपर में चर्चा होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट। तो इस तरह से न्यूज़ को एक पर्टिकुलर वे में पढ़ें, खास करके कृषि सेक्टर को। और दूसरी चर्चा है यहाँ पे, दूसरा चर्चा है यहाँ पे, एक सेकंड, अध्यादेश का, एक सेकंड, हाँ, एक अध्यादेश सरकार ने जारी किया था। इस अध्यादेश का नाम है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020।
इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने 3 काम किया। पहला काम तो सरकार ने किया कि एपीएमसी एक्ट में सुधार किया। एपीएमसी एक्ट यानी मंडी एक्ट में सुधार किया। किसान जो पर्टिकुलरली किसी मंडी में जाकर के सामान बेचते थे, राइट, तो इसको लेकर के सुधार किया। और पिछले 2-3 महीने में लगभग 4 से 5 एडिटोरियल इसी पार्ट पे आ गया कि किस तरह से मंडी के बाहर सामान बेचने पे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र के नागपुर तक जो है किसान ट्रेन चली है। यानी बिहार के जो है किसान है अपने सामान को नागपुर बेच सकते हैं, नागपुर के किसान अपने सामान को बिहार बेच सकते हैं। दूसरा इसमें काम किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यानी एक पर्टिकुलर सीमा तक जो आप स्टोर कर सकते थे। पहले क्या होता था कि दाल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, उसका एक पर्टिकुलर सीमा तक ही स्टोर कर सकता था। लेकिन अब खरीदार चाहे तो उस सीमा से अधिक स्टोर कर सकता है, उस सीमा से अधिक भंडार करके रख सकता है। और तीसरा काम क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम किया गया है। तो 3 काम बेसिकली किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, हमको जैसे मान लो हम कंपनी है चिप्स बनाने की, हमें आलू चाहिए, हमने किसानों को पैसा दे दिया, पहले हमने किसानों को तकनीक दे दिया कि आप आलू उगाइए और जितना आप आलू उगाइएगा सारा का सारा आलू आप हमें बेचिएगा, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि किसान के पास एक पर्टिकुलर और फिक्स्ड ग्राहक होते हैं जो उसके सामान को परचेज कर सकते हैं, और जो उद्योग होता है उसके पास भी फिक्स्ड किसान होता है कि जो आलू उगाएंगे तो वो उन्हीं को देंगे। तो ये बेसिकली 3 संशोधन किया है और इस तीनों संशोधन को ही प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम से आप जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली 2 डिस्कशन यहाँ पे हैं और कृषि को लेकर के लगातार एडिटोरियल आता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और सभी चीज़ को आप जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं वर्तमान में उसको प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम से जोड़े हैं, जिसका लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। देखो, जेईई मेंस को लेकर के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अधिक इम्पॉर्टेंट है। जो जेईई मेंस का आयोजन करवा रहा है, नीट का आयोजन करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती लगातार पेपर में आता है, डेली आपको देखने की जरूरत नहीं है, डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 संस्था सुशांत सिंह राजपूत और रिया के मैटर में इम्पोर्टेंट हो गई है। पहला, सीबीआई जांच कर रही है। दूसरा, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो भी जांच कर रही है। और तीसरा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। ये तीनों संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, या इसके बारे में जाकर के लिख लेना अपने बुक में। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, इसी तरह से इसको भी एक बार देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। इससे पहले आई थी 1986 में, उससे पहले आई थी 1968 में, 1968, 1986, 2020, 3 बार आया है अभी तक। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या बेसिक ड्राफ्ट है उसका जानकारी होना चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है उसका जानकारी होना चाहिए, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है उसका जानकारी होना चाहिए, राज्य इसको लेकर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ इतना नोट्स अगर आपका बन गया है तो प्रत्येक दिन पेपर में कुछ ना कुछ चर्चा होता है, उस चर्चा में देख लो, आपके सिलेबस में देख लो आप कि क्या रिलेवेंट है, उसको अपने कॉपी में मेंशन कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया था कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप यूपीएससी की कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, आपके फ्रंट में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फ्रंट पे यूपीएससी के मेंस का सिलेबस होना चाहिए। और जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसे शिक्षा आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा को जीएस पेपर 2 से आप कोरिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी काम दे सकता है शिक्षा आपको, और आपको शिक्षा जो है ऐसे लिखने में भी काम दे सकता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ने का काम करें, तभी जाकर के ये रिलेवेंट होगा आपके लिए काम दे पाएगा यह।
देखो अमेरिका में अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव लगातार, जब तक चुनाव नहीं होगा इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होगा। लेकिन इस महिला के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये महिला का नाम है कमला हैरिस। इसके माँ जो है मूलतः साउथ इंडिया की थी और अभी वहाँ के रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में। यह अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था, द्विदलीय सिस्टम है, दो ही दल है वहाँ पे। एक दल है रिपब्लिक दल जिसके राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और दूसरा है डेमोक्रेटिक जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन और उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। हांगकांग के चुनाव टलने पे प्रदर्शन, 289 लोग गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से लगातार हांगकांग चर्चा में था। हांगकांग क्या है, हांगकांग का मुद्दा क्या है, चीन और हांगकांग किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ब्रिटेन और हांगकांग किस तरह से कनेक्टेड हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। और ये जो इशू है, नुकसान उठाकर ईयू से समझौता नहीं करेगा ब्रिटेन। ब्रेग्जिट, BREXIT, ब्रिटेन, इसका मतलब होता है कि ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपीय यूनियन। ब्रेग्जिट जो हुआ, ब्रिटेन जो बाहर निकला है यूरोपीय यूनियन से, उसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। या नेट पे सर्च कर लेना, निश्चित तौर पे आपको जानकारी होना चाहिए। ऑलरेडी हमने भी कई बार डिस्कस किया है ब्रेग्जिट का इम्पोर्टेंस क्या है। ब्रेग्जिट अगर ब्रिटेन बाहर निकला यूरोपीय यूनियन से तो भारत का क्या इम्पैक्ट होगा, भारत का क्या दृष्टिकोण होगा ब्रिटेन के लिए, और साथ ही साथ भारत की क्या रणनीति होगी यूरोपीय यूनियन के लिए। अब हमें यूरोपीय यूनियन को अलग डील करना है और ब्रिटेन को अलग डील करना है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। रोजाना कारोबार आंकड़े पे MSME को लोन। देखो यहाँ पे कुछ अच्छा डाटा दिया हुआ। एक तो समिति का नाम याद रख लेना है, यूके सिन्हा समिति। यूके सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 8% MSME की वित्तीय सुविधा की औपचारिक पहुंच है। भारत में 8% ही MSME हैं जो वित्तीय सेवा तक औपचारिक पहुंच है, यानी जो बैंक से जाकर के लोन ले सकते हैं। 92% MSME बैंक वगैरह से लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं, वो किसी साहूकार वगैरह से लोन लेते हैं, बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा कीमत पे उसका वहन करते हैं। राइट, तो पहला बात यूके सिन्हा कमेटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा बात कि MSME के हर एक डाटा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 6.33 करोड़ MSME है, 11 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करती है। देश के GDP में इसका क्या योगदान है, देश के विनिर्माण सेक्टर में इसका क्या योगदान है, देश के रोजगार सेक्टर में क्या योगदान है, अभी तक कौन सी कमेटी बन चुकी है MSME को लेकर के, और किस कमेटी ने क्या सिफारिश किया है। और साथ ही साथ यूके सिन्हा कमेटी का भी नाम लिख लेना अगर आप MSME का नोट बना रहे हैं तो। यूके सिन्हा समिति क्या कहा है, यूके सिन्हा समिति ने कहा है कि मात्र 8% MSME की ही औपचारिक पहुंच है वित्तीय सेवा तक। सभी पेट्रोल पंपों पे EV रिचार्ज स्टेशन लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को लेकर के देश काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हम जो वाहन चलाते हैं पेट्रोल से चलाते हैं। पेट्रोल हम मंगाते हैं कहाँ से? तो खाड़ी देशों से। मान लो खाड़ी देश में फिर कभी संकट की कंडीशन आया और पता चला इंडिया को पेट्रोल देना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, बिजली के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर है। यही कारण है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो देश में जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे EV रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रिचार्ज का स्टेशन लगाने की तैयारी हो रही है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन पे सरकार इतना जोर क्यों दे रहा है। एक रीज़न यह भी है कि हम पेरिस समझौता के तहत प्रतिबद्ध हैं। हम पेरिस समझौता के तहत प्रतिबद्ध हैं। तो देखो इसको 3-4, एक तो इसको GS पेपर 3 से आप कंसर्न कर सकते हैं, इसको कंसर्न आप कर सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी कंसर्न कर सकते हैं, इसको आप साइंस एंड टेक से भी कंसर्न कर सकते हैं, इसको आप इकोनॉमिक्स से भी कंसर्न कर सकते हैं। तीनों से आप इस न्यूज़ को जोड़ सकते हैं।
और जितना अधिक आप कोरिलेट करना सीखेंगे यूपीएससी उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। जस्टिस खन्ना के फैसले बदल गया भारतीय केस का रुख। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 6 जज पक्ष में थे, 6 जज विपक्ष में थे और 7वां जज जो थे जस्टिस खन्ना थे, वो इस डिसीजन के जो है फेवर में थे। अंततः 7 और 6 जज की 7/6 से यह निर्णय लिया गया। मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन 7/3 से किया गया। चंद्रयान, इसको भी पढ़ सकते हैं। चंद्रयान मिशन जो हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। चंद्रयान मिशन 2 जो हुआ था, चंद्रयान मिशन 3 के बारे में अभी आपको जानकारी होना चाहिए। लैंडर क्या रहेगा, उसका रोवर क्या रहेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो, खेल पेज नॉर्मली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह में 1-2 क्वेश्चन आपको डाल देता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये पेज जो है जागरण नेटवर्क, ये आपकी जागरूकता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज अ इन्फॉर्म्ड सिविलियन, एज ए जागरूक भारतीय नागरिक आपको ये पढ़ना चाहिए। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे यहाँ पे वो पढ़ें। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ें। अयोध्या लगातार चर्चा में आएगा, डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, 500 वर्ष का अयोध्या का विवाद क्या है, ऑलरेडी हमने भी वीडियो बनाया है उस पर स्पेशल, जाकर देख सकते हैं। तो वो विवाद क्या है उसका आपको जानकारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल होने वाले चीनी आंतरिक यान की सफल लैंडिंग। तो चलिए, आज हमारे पास इतना ही था, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में राज्यों का जो स्थान मिला है, सबसे पहला पोजीशन जो मिला है वो मिला है आपको आंध्र प्रदेश को, दूसरा मिला है गुजरात को, तीसरा मिला है आपको तेलंगाना को। 3 इन्फॉर्मेशन आपके होना चाहिए। DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक अंग है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक मदद करता है, जारी कौन करता है, DPIIT। DPIIT क्या है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक पार्ट। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। और रेगुलर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा दैनिक जागरण का, लेकिन जब इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट परिचर्चा होगी, या कोशिश करूंगा उसका एक स्पेशल वीडियो बना देने का। हाँ, यूपीएससी का रेगुलर मैं यूपीएससी पे टॉपिक पे यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक लाता रहूँगा, राइट। उत्तर प्रदेश पीसीएस से रिलेटेड टॉपिक लाता रहूँगा और बीपीएससी मेन से रिलेटेड टॉपिक लाता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।